बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आईकॉम फ़र्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स कर रहे थे, जो कि बिज़नेस मैथमेटिक्स के नाम पे आपका सिलेबस है। तो स्टूडेंट्स, हमने 1.1 कंप्लीट की थी। आई होप कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों को बहुत इजी लगी होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि उसको आप बहुत ही शॉर्ट फार्मूला से आप लोगों को करवाऊँ, तो फिर भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये आ जाएगा। हम नेक्स्ट करने लगे हैं 1.2। 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है MCQ टाइप। तो MCQ आप लोगों ने खुद करनी है, तो वो साथ साथ हम करते भी जाएंगे, आप लोगों को पता भी चलता जाएगा। जब हम डेफिनेशंस करेंगे ना, तो फिर वो डेफिनेशंस करने के साथ साथ वो जो MCQs हैं वो खुद ही होते जाएंगे साथ साथ। तो हम करते हैं अभी इसका जो फर्स्ट पोर्शन है MCQ वाला। उसके बाद सेकंड पोर्शन क्या है, वो सेकंड पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन बोर्ड पे आपके नज़र आ रही होगी, लिखी हुई है डिफाइन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ये हमने डिफाइन करना है। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हम अभी करते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखना है, तो फिर आप लोगों को अभी याद हो जाएगा। तो आपने लिखना है द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशोज़ की जो इक्वलिटी है, हम उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। अब दो रेशोज़ किस तरह की होती हैं, दो रेशोज़ को क्या नाम देते हैं। टोटल दो रेशोज़ हैं, ज़ाहिर है एक रेशो में दो टर्म्स होती हैं, A/B जैसे है, और इसी तरह C/D अगर है, तो उसमें जैसे हम ये लिख भी लेते हैं A/B, और ये प्रोपोर्शन साइन है, और C/D कर देते हैं। देखिए A/B ये एक रेशो है, दूसरी रेशो C/D है। इन दोनों रेशोज़ के दरमियान क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी का हम साइन नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हम ये दो साइन डबल कर देंगे। रेशो के ही साइन है लेकिन डबल कर देंगे। A/B प्रोपोर्शन टू C/D। तो इसका मतलब यही है कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। ये फर्स्ट रेशो है, ये सेकंड रेशो है। तो फर्स्ट रेशो में टू नंबर हैं, इसी तरह इसमें भी टू नंबर्स हैं। तो इसको देखें, इसकी जो फर्स्ट है और लास्ट टर्म है, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम का मतलब साइड पे जो एंड मुकाम पर हैं, और ये जो दरमियान में जो दो नंबर हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। तो अब आपने लिखना है द फर्स्ट एंड लास्ट क्वांटिटीज आर कॉल्ड, फर्स्ट और लास्ट को हम एक्सट्रीम कहते हैं, एक्सट्रीम्स। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, ये सेकंड है, और ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, दरमियान वाली जो वैल्यूज़ होगी उसको हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। तो अब आपने लिखना है द मिडल क्वांटिटीज आर कॉल्ड मीन्स। तो ये इस तरह इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। तो क्या हम करेंगे कि दोबारा फिर हम लिखते हैं, देखते हैं इसको। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशोज की इक्वलिटी क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। A/B प्रोपोर्शन टू C/D। द फर्स्ट एंड लास्ट। अब फर्स्ट और लास्ट कौन सी है, ये आप लोग देखें ज़रा समझें। ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट को और लास्ट क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं, या एक्सट्रीम कह लें, ये आप लोगों की मर्जी है, एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम। और इसी तरह B और C ये दोनों हैं, ये दरमियान वाली टर्म्स हैं। तो दरमियान वाली जो टर्म्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको मिडल टर्म्स कहते हैं, या मिडल क्वांटिटीज़ कह लें। मिडल टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। हम उनको क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। आप लोगों को समझ लग गई है? तो ये आप नोट करें। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की हमने डिफरेंट टाइप्स के नाम लिखने। तो अब आपने क्या लिखने हैं, दीज आर द नेम्स। उसका जो फर्स्ट नेम है हम लिखते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, पोर्शन। नेक्स्ट हम करते हैं इनवर्स, या इनडायरेक्ट आप लिखते हैं, इनवर्स कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। और उसके बाद जो थर्ड है वो होती है कंपाउंड, कंपाउंड प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट हम एक और लिख लेते हैं,
ये आप लोगों को पता चल गया होगा। हम इसकी डेफिनेशन करेंगे बाद में, साथ साथ करते जाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होती है, कंपाउंड क्या होती है। एक और आप लोग लिखें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इस तरह आप लोगों के सामने ये 4 हमने टाइप्स लिखी हैं। पहली टाइप है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और उसके बाद है कंपाउंड है, फिर हमने लिखना है कंटिन्यूड लिखना है। तो इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका थर्ड। जी, थर्ड हमारे पास पार्ट है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही हमने लिए है। गिव द की पॉइंट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की पॉइंट क्या है। तो की पॉइंट का मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 क्वांटिटीज़ हैं ये डायरेक्ट रिलेशन में है, इनडायरेक्ट में है, मतलब इन्वर्स में है, कंपाउंड में है, या कंटिन्यूस में है। तो किस तरह हमें पता चलेगा। तो अब आपने इसका की पॉइंट लिखना है। की पॉइंट क्या लिखेंगे, बोथ द क्वांटिटीज are increasing, or both the quantities are decreasing, कि दोनों ही क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर रही हो। मतलब क्या है कि हम उसको एरो के साथ, ये इतना ही डेफिनेशन आपने लिखनी है, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों इंक्रीज़ कर रही हैं या फिर दोनों डिक्रीज़ कर रही हैं, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये इंक्रीजिंग का साइन है और ये डिक्रीजिंग का साइन है। अगर दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर रही हैं फिर भी हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और अगर दोनों डिक्रीज़ कर रही हैं तो फिर क्या कहेंगे, फिर भी हम कहेंगे वो डायरेक्ट है। इसी तरह इसके जो उल्ट होता है वो इन्वर्स होता है। इन्वर्स में क्या करते हैं, अगर एक इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही हो, या एक डिक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी इंक्रीज़ आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो इन्वर्स होती है। तो अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि की पॉइंट हमने बताने हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बताने हैं। तो डायरेक्ट का मैंने बता दिया कि दोनों क्वांटिटीज़ या तो इंक्रीज़ करेंगी या फिर दोनों डिक्रीज़ करेंगी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। इसका मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर लिया जब हमने डायरेक्ट की थी, थर्ड की। इसी तरह फोर्थ की है। आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक कहते हैं उसकी एक फ़ीचर आपने बताना है, कि उसकी एक क्वालिटी बतानी है इन्वर्स की, या उसकी एक की पॉइंट बताना है। तो हमने इन्वर्स का बताना है, इफ़ वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीजिंग देन द अदर इज़ इंक्रीजिंग। इंक्रीज़ है तो दूसरी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही। एंड इफ़ वन क्वांटिटी is decreasing then the other is increasing। आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं बोल भी सकता था, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम भी मिल जाए नोट करने का। अब आप देखिए क्या हमने लिखना है, इफ़ इंक्रीजिंग देन द अदर इज़ डिक्रीजिंग। क्या मतलब, इफ़ वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीजिंग, इफ़ वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। एंड इफ़ वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखें, अगर अपवर्ड है, अपवर्ड का मतलब इंक्रीज, दूसरी डिक्रीज कर रही है, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी अगर इंक्रीज कर जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये इन्वर्स रिलेशन का या इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्या की पॉइंट है, इफ़ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग देन द अदर इज डिक्रीजिंग, एंड इफ़ वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग देन अदर इज इंक्रीजिंग। तो ये आप लोगों ने अब याद रखना है। हम नेक्स्ट चलते हैं। 5 पार्ट है, एक्सप्लेन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इन फ्यू वर्ड्स। फ्यू वर्ड्स में हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में हमने बताना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है ये हमने डिस्कस करना है। तो अब आप देखें कैसे हम लिखेंगे। आपने लिखना है इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वन क्वांटिटी, फर्स्ट कह लें आप, फर्स्ट क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द सेकेंड, एंड सेकेंड क्वांटिटी इज रिलेटेड
टू द थर्ड एंड थर्ड इज़ रिलेटेड टू द फोर्थ एंड फोर्थ इज़ रिलेटेड टू द फिफ्थ एंड सो ऑन। तो आपने यहाँ पर लिख देने एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि एक प्रोपोर्शनल में, प्रोपोर्शन का मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल में अगर फर्स्ट क्वांटिटी रिलेशन हो उसका सेकंड क्वांटिटी के साथ, और अगर सेकंड क्वांटिटी का रिलेशन हो थर्ड के साथ, और थर्ड क्वांटिटी का हो फोर्थ के साथ, और इसी तरह ये चेन चलती रहे, ख़त्म ना हो, तो या जितनी रिक्वायर्ड है उतना हो, तो हम उस तरह की जो प्रोपोर्शन होगी हम उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूस कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। इफ़ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कंटिन्यूस या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर क्या होगा, ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी। देखिए ए इज़ इन रिलेशन विद बी, बी इज़ इन रिलेशन विद सी एंड सी इज़ विद रिलेशन डी। और इसी तरह अगर ए बी सी डी है, ई एफ जी एच आई जे के और भी हैं, तो इसी तरह ये भी और रिलेशन बनते जाएंगे, ए ओवर बी सी ओवर डी, बी ओवर सी सी ओवर डी, ए, ये इनकी रेशो बन गई, ये रेशो है, ये रेशो, इस तरह ये सारी रेशो चलती जाएंगी। हम इसलिए इसको कंटिन्यू कहते हैं, कंटिन्यूस रिलेशन कहते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया, गिव एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो जैसे हमने पहले डेफिनेशन की है, साथ हमने इसकी एग्जांपल दी है, तो ये वही है क्वेश्चन, दोबारा कहा हुआ है, हम इसकी एग्जांपल दोबारा लिख देते हैं। वही है, इफ़ ए बी सी डी एंड सो ऑन आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी एंड सो ऑन आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देन, तो हम कंटिन्यूस प्रोपोर्शन को कैसे लिखेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी एंड सो ऑन। तो ये इसकी एग्जांपल है, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है इसको, अब आप लोगों ने इसको नोट करना है। हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन के हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम कर लेते हैं कि कुछ मैन हैं जो वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो कुछ दिन लगेंगे काम करने में, और वो काम क्या कर रहे हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि वो काम कर रहे हैं, कोई भी आप कर लें कि फ़ैन है, उनकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम फैंस लिख देते हैं, फ़ैन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखें ज़रा, अगर 30 मैन हैं, उनके पास 7 डेज़ हैं, तो वो 100 फैंस बनाते हैं, फैंस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। 30 मैन हैं, 7 डेज़ में 100 बनाते हैं। हम ऐसा करते हैं, मैन कम कर देते हैं, बल्कि ज़्यादा कर देते हैं, 35 मैन कर देते हैं, तो डेज़ उनके पास 3 कर देते हैं। 35 मैन हैं लेकिन 3 डेज़ हैं, तो वो कितने बनाएंगे, हम लेट कर लेते हैं कि वो 75 बनाते हैं। तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल और कंपाउंड प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क है और कैसे हम उसको डील करेंगे। तो अभी तो जस्ट हमने एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल क्यों कहा है कि ये मतलब 1 2 3 कंपाउंड, 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम उसको कंपाउंड में लेंगे। तो इसकी मैंने ये एग्जांपल लिख दी है, ये आप लोग नोट करें। हम इसका 8th पार्ट करते हैं। 8 और 9 पार्ट अब आपने खुद करना है। वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें जब डेफिनेशन दी होगी डायरेक्ट और इन्वर्स की, तो साथ उसकी एग्जांपल भी है, तो वो आप लोग एग्जांपल खुद कर लेना उसमें से। तो हम करते हैं नेक्स्ट, द मिसिंग टर्म्स इन ईच केस हमने फाइंड करनी है। ये मिसिंग टर्म है जो क्वेश्चन मार्क के साथ लगाया हुआ है। तो इसके 2 तरह से मेथड है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, आप इस तरह कर लें, और दूसरा इसका जो मेथड है वो ये कि आप लोग उसको इसी तरह डायरेक्ट कर लें, आप 4/9 कर लें, और इसी तरह क्वेश्चन मार्क है डिवाइड बाई 55 4 कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी इसको करें। तो देखें ये आ जाएगा 4/9 लिख देते हैं, ये इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है ओवर 54 है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप इसको x भी कर सकते हैं जो हमने फाइंड करना है। अब आप लोग देखें इसको, हमने एक डेफिनेशन 4/9, ये हमने 4/9 लिख दिया, और इसी तरह ये कर दिया क्वेश्चन मार्क है और 54/54 कर दिया। डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी ना कि इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़ की जो इक्वलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये 4/9 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये x है, x/54 कर दे। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो ये हम इधर ही रहने देते हैं, और ये 54 जो इधर डिवाइड हो रहा है, हम इस साइड पे लाके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 54। अब आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 54 9 वाले टेबल में अगर आपको आता है 9 का टेबल, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर उसका 54 आता है। तो 9 6 54 होता है, आप लोगों को पता है। तो 9 6 हम कर देंगे 54, तो ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट वैल्यू हमें पूछी है ये क्वेश्चन मार्क के साथ, तो आपने क्या बता देना है, उसका जो आंसर है वो कितना है, 24 है। अब नेक्स्ट इसी के साथ एक और बताया हुआ है, हमने इसको भी इसी तरह ही करना है। रेशो
ऑफ टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ हैं उनकी रेशो वो इक्वलिटी में हम लिख देंगे, 4/30 लिख देते हैं इज़ इक्वल टू 20 ओवर क्वेश्चन मार्क है ये। अब क्वेश्चन मार्क हमने फाइंड करना है, तो हम जैसे ये तो ऊपर था, हमने इसके ये जो वैल्यू है हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उधर शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये है ही नीचे, हम क्या करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 को क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई करते हैं, हम इस तरह लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क एक नंबर तो नहीं है, हम जिसको मल्टीप्लाई करें तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। और ये 20 और 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम उसको भी इसी तरह लिख देते हैं। नेक्स्ट हमने ये फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 4। इसको हमने क्या कर दिया, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 इधर आके। अब आप देखें इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 और 4 5 20। तो क्वेश्चन मार्क जो हमें पूछा है कोई भी वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 3 15 होते हैं, तो ये 150 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये दोनों को सॉल्व किया और एक का आंसर 24 हो गया, दूसरे का आंसर हमारे पास है 150। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ना इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम एंड की तरफ जा रहे हैं। हम इसका 11th और 12th पार्ट हम इकट्ठा करते हैं। 11th पार्ट क्या है, नेसेसरी कंडीशन हमने बतानी है प्रोपोर्शन की, तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। प्रोपोर्शन की जो नेसेसरी कंडीशन है आपने लिखना है द नेसेसरी कंडीशन, द कंडीशन कह लें, सिंपल कह लें, नेसेसरी आप चाहे नाम भी लिखें। द कंडीशन इज़ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये हमने पहले भी लिखा हुआ है कि, और डेफिनेशन में भी हमने ये लिखा है कि जो प्रोडक्ट है मीन्स है, मीन्स की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के इक्वल है। चाहे तो आप इस सिंपल इस तरह लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो वो भी ठीक है। हमने ये जो मैंने लिखा है ये फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि हमने नेक्स्ट फार्मूला भी यूज़ करना है। अब हम आते हैं इधर, कहते हैं जी कि ये 12 पार्ट है, ये इतना ही था, बस आप ये कंप्लीट कर लें आप लोग। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स सेव ₹150.5 इन 5 डेज़। कहते हैं कि जो मिस्टर एक्स है, कोई भी इसका नाम है एक्स, उन्होंने कहा है कि वो 150.5 रुपीज़ जो है वो सेव करता है कितने दिनों में, 5 डेज़ में। तो ये रुपीज़ हैं। और इसी तरह हाउ मैनी डेज़ आर रिक्वायर्ड टू सेव 632.1 रुपीज़, डेज़ हमने फाइंड करने हैं। अब आप देखें 150 सेविंग है 150.5 और कितने डेज़ में है, 5 में। एक तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी, दूसरी प्रोपोर्शन ये साइन हम लगाएंगे, और नेक्स्ट क्या है, रुपीज़ है 6321.1 632.1, और इसके लिए हमने डेज़ फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, जो डेज़ है ना वो क्या है, एक्स है, लेट एक्स आर डेज़। ये देखिए डेज़ हमने फाइंड करने, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। तो अब आप देखें ये रुपीज़ हैं, ये डेज़ हैं, और ये था 155.5 है और साथ नेक्स्ट है 5 है। तो अब अगर आप लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इधर कि ये है रुपीज़, ये डेज़ हैं, इतने रुपीज़ 5 डेज़ में, और इसी तरह ये हैं रुपीज़ और ये डेज़ हैं जो हमने फाइंड करने हैं, एक्स फाइंड करने हैं। अगर आप ऊपर लिखना चाहते तो लिख दें, अदरवाइज़ वो वैसे ही रहने दें। अब क्योंकि हमने एक्स फाइंड करने, तो अब कैसे फाइंड करेंगे, 150.5 ओवर 5 आ जाएगा, ये रेशो मतलब डिवाइड, इज़ इक्वल टू, ये इक्वल साइन में चेंज हो जाएगा, 63.1 ओवर एक्स। हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 150.5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 63.1। हमने तो एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर ही रहने दें, तो ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 63.1 ओवर ये आ जाएगा 150.5। तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गए, ये एक्स के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 150.5 आ गया। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे ना, एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 6321.2.1 डिवाइड बाय 150.5, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है तो आप अभी जल्दी से करें और इसका आंसर लिखें अभी, क्योंकि मैंने अभी किया है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आया है, 21 आया। अब 21 क्या है, ये डेज़ हैं, तो आपने क्या लिख देने कि अगर वो रुपीज़ 632.1 अगर रुपीज़ सेव करना चाहता है तो उसको कितने दिन लगेंगे, 21 डेज़ लगेंगे। तो ये इतना सा क्वेश्चन था। अब इसका एक पार्ट रहता है वो हम नेक्स्ट करते हैं। इसका 9th पार्ट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम इस रिलेशन से, हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो ये आ जाएगा एक्स ओवर 250, ये रेशो को हम प्रोपोर्शन को हम इक्वल में चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 4/50।
अब क्योंकि हमने तो x फाइंड करना है तो x इधर रहने देते हैं, ये 4/50 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 250 के साथ। अब आप देखें ये 0 0 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आप कैंसिल करके x = 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब आप लोग देखें ज़रा इसको, ये कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 5 कितना होता है, 5 1 5 5 5 25। तो ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या होता है, टेबल आप लोगों को आते हैं ना, तो टेबल जब हम यूज़ करेंगे, इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। हम अभी इसका जो नेक्स्ट है सेकंड सेक्शन हम करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये लॉन्ग पार्ट है, ये 4 मार्क्स के आते हैं आप लोगों के पेपर में। इफ़ अ पोल ऑफ हाइट 20 फीट, एक पोल है उसकी जो हाइट है वो 20 फीट है। हम एक जो कॉलम है वो बना लेते हैं हाइट का, हाइट 20 फीट है। कास्ट अ शेडो ऑफ 24 फीट, एक हम शेड का बना देते हैं, शेड का मतलब साया, इसका शेडो। हाइट अगर उसकी 20 फीट है तो उसका जो शेडो है वो कितना हो जाएगा, 24 फीट आ जाएगा। हाइट भी फीट में है और ये शेडो भी फीट में है। तो ये फिजिक्स में होता है, आप लोग यूनिट्स लिखना पड़ते हैं आप लोगों को, तो अभी हम क्योंकि फिजिक्स तो कर नहीं रहे तो यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ये 20 अगर हाइट है किसकी, पोल की, तो फिर उसका जो शेडो है वो कितना है, 24 हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट कहते हैं हाउ लॉन्ग अ शेडो विल बी फॉर अ पोल ऑफ हाइट 30 फीट। कहते हैं कि अगर पोल की हाइट 30 फीट है तो उसका शेडो क्या होगा। हम लेट कर लेते हैं, वो जो शेडो है ना वो क्या होगा, x होगा। अब हमने देखना है कि ये कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। अब आपने चेक करना है, अगर किसी भी पोल का अगर 20 है तो उसका हाइट अगर 20 है तो शेडो उसका 24 है। अब हाइट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, 20 से 30 क्या होता है, 30 लार्जर नंबर होता है। हाइट ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर एक साइड बढ़ रही है, हाइट ज़्यादा हो रही है। अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर किसी भी चीज़ की हाइट अगर ज़्यादा है तो उसका जो शेडो होगा वो भी ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। हाइट अगर कम है तो शेडो भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 से 30 हो गया, ये बढ़ रही है, ये क्वांटिटी हाइट वाली बढ़ रही है, तो इसका मतलब है शेडो भी, ये वाली जो क्वांटिटी है शेडो भी उसका क्या होगा, लंबा शेड होगा, उसका हाइट उसकी ज़्यादा होगी शेडो की। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमने डेफिनेशन एक की थी डायरेक्ट रिलेशन की, अगर दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं या दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वो रिलेशन कौन सा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और अगर एक इंक्रीज़ कर रहा है दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, या एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। तो अब आप देखें ये कौन सा रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में हमने कोई क्वांटिटीज़ को रेसिप्रोकल नहीं करना, उल्ट नहीं करना। तो अब ये डायरेक्ट क्या है, तो हम ये लिखेंगे 20/30, 20 को 30 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल कर देंगे, 24/x कर देंगे, 24/x कर देंगे। अगर ये इन्वर्स होता तो फिर हम क्या करते, ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू एक हम उसको उल्ट कर देते, ये 20/30 कर देते, ये क्या कर देते, x/24 कर देते, ऊपर x आ जाता नीचे 24 आ जाता। ये इन्वर्स रिलेशन में होता है। क्योंकि अभी तो हमारे पास डायरेक्ट है तो इसलिए हम ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब आप देखें जब नीचे x आ रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ये पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को x से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाइड बाय x विच इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 30। कैसे आया है, 30 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 20 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो x हम एज इट इज़ नीचे इधर ही रहने देंगे, तो इधर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय, ये x और 20 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर इधर ये डिवाइड हो जाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये देखिए 0 0 से ही कैंसिल हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से ही, 0 इज़ कैंसलिंग विद 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 1 2 2 2 4, ये कितना आ गया, 12 और 3 आ गया। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, आपको टेबल आते होंगे, 12 1 12, 12 2 24 और 12 3 36। तो इसका मतलब क्या है, 36 इसका आंसर आ गया। अब 36 आंसर तो आया है, ये क्या चीज़ है 36, देखें अगर हाइट 20 है तो शेडो उसका 24 बनता है, और अगर हाइट 30 है तो शेडो क्या बनेगा, 36 फीट बनेगा। तो ये चाहे तो आप लोग फीट लिख दें, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें आंसर से ही पता चल रहा है हाइट अगर ज़्यादा हो रही है तो उसका शेडो भी 30 आ रहा है, 36 आ रहा है, तो ये भी ज़्यादा हो गया, 24 से 36 आ गया। तो यही इसका आंसर है। हम नेक्स्ट करते हैं जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है, इफ़ द प्राइस ऑफ 50 रेडीमेड शर्ट्स इज़ ₹36500, 36,500, 36,500, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 85 सच शर्ट्स। कहते हैं कि 85 अगर शर्ट्स हैं तो उसकी प्राइस कितनी होगी। हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक हम शर्ट्स का बना लेते हैं, शर्ट्स, और दूसरा जो कॉलम है वो हम प्राइस का बना लेते हैं, रुपीज़ में ये प्राइस है। तो अगर शर्ट 50 हैं तो उसकी जो प्राइस है वो कितनी आ रही है, 36,500।
जी। और नेक्स्ट 85 अगर शर्ट्स हैं तो उसकी प्राइस कितनी होगी वो हम लेट कर लेते हैं कि अगर 85 की जो प्राइस है वो एक्स है, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अब आप लोग देखें, अगर अब रिलेशन हमने चेक करना है कि ये रिलेशन कौन सा है, इन्वर्स है या डायरेक्ट है। जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपने इन्वर्स और डायरेक्ट रिलेशन आपने चेक करना होता है। तो देखिए 50 शर्ट्स है तो उसकी प्राइस ये 36,500 है, लेकिन अगर शर्ट्स ज़्यादा हो गई हैं, 85 शर्ट्स क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। जब शर्ट्स ज़्यादा होगी तो ये भी कॉमन सेंस है, आप लोगों को पता है शर्ट्स ज़्यादा हो तो उसकी क्या हो जाती है, प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये इंक्रीज़ कर रही है वैल्यू तो ये भी इंक्रीज़ करेगी। जब दोनों सेम है, मैंने आपको एरोज से बताया था कि अगर दोनों एरोज सेम है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों इंक्रीज़ कर रहे हो या दोनों डिक्रीज़ कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, वो कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो 50/85 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको भी हमने लिख देना है 36,500/x। हमने क्या करना है, जब मैंने आपको बताया था x डिनोमिनेटर में हो तो क्या करते हैं उसको, जब x डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या करते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x डिनोमिनेटर में हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप लोगों को पता है। अब हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 50 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36,500 मल्टीप्लाइड बाय 85। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रहने देंगे तो ये आ जाएगा 36,500 मल्टीप्लाइड बाय 85 ओवर, ये जो x के साथ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी। अब आपने ऐसा करना है, कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर से 36,500 को मल्टीप्लाई करना है 85 से और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 50 से। तो टोटल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 620/50 आ जाएगा। ये आंसर क्या आ जाएगा, 62050। ये क्या है, x क्या चीज़ थी, ये प्राइस थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर ये रुपीज़ में हम लिख देंगे। तो दिस इज़ द आंसर। इसका थर्ड पार्ट है, इफ़ द प्राइस ऑफ 3 सूट्स, 3 सूट्स हैं, उनकी जो प्राइस है वो 3 सूट हैं और हर सूट की जो पैमाइश है ना वो 6 मीटर है और उसकी जो प्राइस है वो 2250 है। हाउ मैनी सच सूट्स कैन बी परचेज्ड बाय द अमाउंट ऑफ ₹6750। उतने सूट की अगर उतने सूट कितने आएंगे 6750 में से, सिर्फ हमने अभी इतना करना है बस, ये बाद में हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। तो देखिए, क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास सूट्स हैं, नंबर ऑफ़ सूट्स कह लें या सूट्स कह लें, जो भी आपने कहना है। नेक्स्ट क्या है, उसका प्राइस है, आपने एक कॉलम प्राइस वाला बना लेना है। देखिए नंबर ऑफ़ सूट, कितने सूट हैं, 3 सूट्स हैं, ऑफ ईच ऑफ 6 मीटर्स, कितने हैं, 3 सूट्स है, तो आपने क्या कर देना है, 3 लिख देना, इधर 3 सूट्स आ गए। तो नेक्स्ट हम करेंगे, इसकी प्राइस कितनी है, 2250 है, इसकी 3 सूट्स की प्राइस कितनी है, 2250 है। नेक्स्ट कहते हैं कि जी 6,750 रुपये में, 6,750 रुपये में हाउ मैनी सच सूट्स कैन बी परचेज, इस तरह के कितने सूट्स हम परचेज कर सकते हैं। हमने एक्स फाइंड करना है, मतलब सूट्स फाइंड करने कितने परचेज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 सूट्स हैं, उसकी प्राइस है 2250, हमने 6,750 में हमारे पास पैसे हैं, उस तरह के कितने सूट्स आएंगे, ये क्वेश्चन है। हम देखते हैं, 3 सूट्स हैं और उसकी प्राइस कितनी है, 2250 है। अब देखिए 2250 में 3 सूट आते हैं, तो 6,750 में कितने सूट्स आएंगे। देखें एक चीज़, ये इंक्रीज़ कर रही है ना, वैल्यू जो है ये इंक्रीज़ हो रही है, आप लोगों को पता है कि 2250 और ये 6,750 है, ये 2,250 है, ये 6,750 है, ये बढ़ रही है इसकी वैल्यू। इसका मतलब है फिर अगर पैसे ज़्यादा हैं आपके पास तो सूट भी आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं। तो कौन सा रिलेशन होगा, फिर ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, 3/x लिख देंगे इज इक्वल टू 2250/6750। हमने तो x फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2250 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6750। इनको हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया x को, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब आप देखिए, हमने तो x फाइंड करने हैं, x इधर ही रहने देंगे, तो ये बाकी जो नंबर है ये वाला 2250, उसको हम उधर जाके डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहेगा 3, नेक्स्ट आ रहेगा 6750/2250। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6750 से और जो आंसर आएगा उसको आपने 2250 से डिवाइड करना है, तो जो टोटल जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि 2250 में 3 सूट आ रहे हैं
तो 6750 में कितने सूट आ रहे हैं? 9 सूट आ रहे हैं। तो जाहिर है पैसे ज़्यादा हैं तो सूट भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट कहते हैं आल्सो गिव पर मीटर प्राइस, कहते हैं कि 1 मीटर की कितनी प्राइस होगी। अब आप देखें ये कितने मीटर्स की है, 6 मीटर के कितने सूट्स हैं? 3 सूट हैं। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कितने मीटर्स बनेंगे? 3 सूट हैं, एक सूट की जो पैमाइश है वो कितनी है? 6 है। तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो टोटल जो मीटर्स है, अब आप देखें ये आ जाएगा 18। 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 18। 18 जो मीटर है उसकी जो 18 मीटर्स की जो प्राइस है वो कितनी है, ये हमें बताई हुई है 2250। द प्राइस ऑफ 18 मीटर्स इज इक्वल टू 2250। हमने क्या करना है, प्राइस ऑफ, क्या क्वेश्चन है, पर मीटर बताना है। पर मीटर का मतलब 1 मीटर की प्राइस बतानी है। तो प्राइस ऑफ 1 मीटर या प्राइस ऑफ पर प्राइस लिख दें, पर मीटर प्राइस लिख दें, प्राइस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की प्राइस कितनी होगी, 2250 को आप डिवाइड करें 18 पे, तो आप अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो 125 क्या है, ये रुपीज़ हैं। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि 18 मीटर्स की जो है वो कितना है, उसकी पैसे कितने बनेंगे, 2250 है, ये हमें बताया हुआ है। एक की कितना किया हमने, डिवाइड कर दिया, तो ये 125 है। तो 1 मीटर जो कपड़ा है ना वो 125 में आ रहा है। तो ये आप लोगों को पता है, आजकल तो इतने में आता ही नहीं है ये। तो नेक्स्ट करते हैं, इसका 4th पार्ट आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट हम करने लगे। एन आर्मी फॉर्मेशन ऑफ 900 मैन, मैन कितने हैं, उनके जो पास जो जवान हैं वो कितने हैं, 900 है। हैज़ अ फूड स्टॉक ऑफ 30 डेज़। हम एक साइड पे मैन कर लेते हैं कॉलम, और दूसरी साइड पे जो कॉलम कर लेते हैं डेज़ का कर लेते हैं। अब देखिए 900 मैन हैं तो उनके पास 30 डेज़ की फूड है। ऑन द सेम डे 150 आर्मी मैन लीव, कहते हैं उसी दिन 150 जो आर्मी मैन है ना वो चले जाते हैं। इसका मतलब है 900 में से कितने लीव कर गए, जी बोलें, 150 लीव करके चले गए हैं, लीव कर गए। तो 900 में से 150 माइनस करें, क्या आंसर आता है, 900 माइनस 150, तो कितना आंसर आ गया, 750 आ रहा है। 900 में से 750 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बता दिया है कि 150 आर्मी मैन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, वो अपने घर चले गए या छुट्टी चले गए या कोई भी महाज पे चले गए। 900 थे टोटल, 30 डेज़ के लिए उनकी खुराक थी। और अगर 750 अगर मैन रह जाएंगे तो कितने दिन की खुराक उनके पास रह जाएगी। फाइंड फॉर हाउ मैनी डेज विल बी द सेम फूड बी सफिशेंट फॉर रिमेनिंग आर्मी मैन। तो बाकी जो आर्मी के जो 750 लोग हैं कितने दिन की खुराक उनके पास होगी। अब आप लोग देखें, फिर यहाँ पर कॉमन सेंस आपने यूज़ करनी है और हमने बताना है कि ये कौन सा होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। देखें 900 मैन हैं, 30 डेज़ की उनकी खुराक है, 30 दिन खाते हैं, 900 आदमी 30 जो दिन है वो खाते हैं। अगर 750 आ गए, अब देखें ये क्या हो रहा है, 750 900 में से कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, इसका मतलब है आदमी कम हो गए। तो जब आदमी कम हो गए तो खुराक उनके पास क्या होगी, फिर ज़्यादा दिन चलेगी। तो ये कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा दिन चल रही है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, एक क्वांटिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है ये, और ये क्या आ रही है, डिक्रीज़ कर रही है। एक डिक्रीज़ क्वांटिटी हो और एक इंक्रीज़ हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये कौन सा रिलेशन है, ये इन्वर्स रिलेशन है। हम इनको क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन में हम कैसे फ़र्क फील करेंगे, तो हम लिखेंगे 900/750 इज़ इक्वल टू, तो ये देखिए 30/x की बजाय हम क्या लिखेंगे, आप x/30 लिख दें, इन्वर्स है उसका उल्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x/30। हमने x फाइंड करना है, x इधर ही रहने देंगे, ये 30 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x इधर ही आ जाएगा। इस साइड पे क्या लिखेंगे, 900 डिवाइड बाय 750 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये इस साइड पे जो नंबर आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 30 करने के बाद अब आप देखें क्या आंसर आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 900 को 30 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा 750 से डिवाइड कर दें, तो वो जो आंसर होगा ग्रैंड आंसर 36 आ जाएगा। तो दिस मीन x इज़ इक्वल टू 36। तो अगर 900 आदमी थे तो 30 दिन की खुराक थी, और अगर 750 आदमी रह जाएंगे तो आदमी कम हो गए तो खुराक ज़्यादा दिन तक चलेगी, 6 दिन और चलेगी। तो x इज़ इक्वल टू 36 आ गया। तो ये इन्वर्स रिलेशन वाला क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट था। हमने 5 पार्ट तक किए, अब आपने ऐसा करना है, नेक्स्ट जो पार्ट है 6 से ऑनवर्ड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें।